अ वेरी वार्म वेलकम टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है समृद्ध सर के क्लास में। तो हम लोग क्लास 11 फिजिक्स का सेकंड चैप्टर देख रहे थे और सेकंड चैप्टर में हम लोग ने फर्स्ट पार्ट में वेक्टर के बारे में पढ़ा था और उससे रिलेटेड खूब सारे न्यूमेरिकल भी किए थे। होपफुली आप लोग भी उससे रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल बना रहे होंगे। सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने मैथमेटिक्स से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को स्टार्ट किया था, जैसे कि डिफरेंशिएशन, मैक्सिमा एंड मिनिमा एंड इंटीग्रेशन। ये सारे टॉपिक्स मैथमेटिक्स के हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल हम लोग के न्यूमेरिकल में होता है, इसलिए हम लोग इसको भी देख रहे हैं। इसका हम लोग सिर्फ बेसिक कंसेप्ट सीख रहे हैं, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे हैं। तो हम लोग इसका बेसिक कंसेप्ट देख चुके थे। आज का क्लास इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल का है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मैक्सिमा एंड मिनिमा पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल जो हमने दिया है, ये फर्स्ट न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है। आप लोग अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्जिंग आरसी सर्किट में, नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक करंट एक चार्जिंग आरसी सर्किट में एक इक्वेशन के द्वारा डिफाइन किया गया है। ये I इज इक्वल टू आई नॉट ई का पावर माइनस टी बाई आर सी। ये आप लोग आगे चलोगे तो पता चलेगा कि ये इक्वेशन होता है, लेकिन आप लोग को यहाँ पे गिवन है। ओके, आरसी सर्किट कहने का मतलब वो हुआ कि वो वैसा सर्किट जिसमें रेसिस्टेंस और कैपेसिटर मौजूद हो। तो रेसिस्टेंस और कैपेसिटर, रेसिस्टेंस आप लोग जानते हैं, कैपेसिटर आप लोग पढ़ने वाले हैं। तो अभी यहाँ पे जो हम लोग यूज कर रहे हैं, हम लोग को यहाँ पे डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट सीखना है, रेट मेजर का कंसेप्ट सीखना है। तो इसलिए आरसी अगर आप लोग को नहीं भी पता है तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि इक्वेशन क्वेश्चन में खुद दे रखा है I इज इक्वल टू आई नॉट ई का पावर माइनस टी बाई आर सी। यहाँ पे सिर्फ बेसिक चीजों पे ध्यान देना है जो कि इसमें लिखा हुआ है। यहाँ पे आई नॉट, आर और सी तीनों को कांस्टेंट पैरामीटर बताया गया है, मतलब ये चेंज नहीं हो रहा है। मतलब ये वाला जो पैरामीटर है आई नॉट, आर और सी, ये तीनों पैरामीटर कांस्टेंट है और तीनों की वैल्यू, ओके ये वैल्यू वाला क्वेश्चन नहीं है, ये कांस्टेंट वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसमें वैरी कौन कर रहा है? इसमें वैरी कर रहा है टी, और टी के वैरी करने के अकॉर्डिंगली आपका आई वैरी कर रहा है। मतलब आई जो है वो स्मॉल टी का फंक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, मतलब ये जो करंट आई है ये किस रेट से चेंज कर रहा है जैसे जैसे आपका टी का वैल्यू, स्मॉल टी का वैल्यू चेंज कर रहा है। तो देखिए, टाइम के चेंज करने से आई का चेंज नहीं पूछ रहा है कि आई का वैल्यू क्या आएगा, ये पूछ रहा है कि आई के चेंज करने का रेट क्या हो जाएगा, है ना। ये बोल रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। अगर सिर्फ बोलता है कि आई की वैल्यू डिफरेंट टी पे पता करके बताइए तो क्वेश्चन काफी सिंपल हो जाता। कैसे सिंपल हो जाता? हम लोग क्या करते हैं, t इज इक्वल टू जीरो पे अगर i निकालना रहता तो जीरो की वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं, तो फिर t की जगह पे, तो फिर हमको i निकल जाता। t इज इक्वल टू आर सी पे निकालना रहता तो t की जगह आर सी डाल देते हैं। t इज इक्वल टू 10 आर सी पे तो t की जगह 10 आर सी डाल देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्ट ये नहीं पूछ रहा है कि बताइए i का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है रेट ऑफ चेंज। अब बताइए, रेट ऑफ चेंज के लिए आप लोग को डिफरेंशिएशन में क्या बताया गया था? रेट मेजर क्या होता है? डी बाई डी एक्स। और यहाँ पे x क्या होता है? x वो क्वांटिटी है जिसके रिस्पेक्ट में ऊपर वाला क्वांटिटी चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे आपका जो करंट है वो किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है? टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। मतलब हम यहाँ पे क्या लेंगे? डी बाई डी टी लेंगे। और हमको किस चीज का चेंज मेजर करना है? हम लोग को चेंज मेजर करना है करंट का, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो यहाँ पे क्या लेंगे? डी आई बाई डी टी। तो चलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट डी आई बाई डी टी निकाल रहे हैं। अब देखो आई का वैल्यू क्या पता है हमको, इक्वेशन गिवन है क्वेश्चन में, आई नॉट ई का पावर माइनस आई बाई आर सी, ये चीज पता है। अब देखो, आपको पता है डिफरेंशिएशन में जो कांस्टेंट टर्म होते हैं उसको डायरेक्ट बाहर निकाल देते हैं। तो हमने क्या किया है, ये जो आई नॉट है, इस आई नॉट को हमने डायरेक्ट बाहर निकाल दिया है। और यहाँ पे क्या है, डी बाई डी टी ऑफ ई का पावर माइनस टी बाई आर सी। अभी आप बोलोगे कि सर आरसी भी तो कांस्टेंट है, डायरेक्ट बाहर निकाल दो, लेकिन नहीं, ये आरसी जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट बाहर नहीं निकाल सकते हैं। अच्छा, आपके पास एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव का फॉर्मूला था, मैंने आपको बताया भी था। अगर d बाई डी एक्स ऑफ ई का पावर x या फिर e का पावर kx ले लीजिए, जहां पे k क्या है, k कोई कांस्टेंट है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला था, 1 अपॉन k इंटू ई का पावर kx, वापस से आ जाता था। तो यही फॉर्मूला को हम यहाँ पे लगाए हैं। तो i नॉट तो वापस से i नॉट यहाँ पे रह ही गया,
ठीक है, k की जगह पे इसमें क्या है, -1/RC है। आप देख पा रहे होंगे ये जो वेरिएबल वाला टर्म है t, इसके अलावा का टर्म कौन सा है, -1/RC। तो k क्या है, -1/RC। तो I0 में -1/RC मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -I0/RC, और वापस से क्या हो जाता है, e⁻kx। तो वापस से क्या है, e⁻−t/RC। तो होपफुली आप डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला को याद किए होंगे, तो आपको ये डिफरेंशिएशन फाइंड करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो अब देखिए, अब हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट di/dt के लिए हमारे पास एक इक्वेशन आ गया है, और वो इक्वेशन क्या है, -I0/RC इंटू e का पावर, एक सेकेंड, इंटू e का पावर -t/RC। अब देखिए, अब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है। आपको निकालना भी क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, लेकिन तीन वैल्यू पे। पहला वैल्यू क्या है, t = 0, t = RC और t = 10RC। तो हमने a में क्या किया, t = 0 मतलब t का वैल्यू 0 डाल दिया। तो इसमें जब आप t का वैल्यू 0 डालोगे तो यही आपका आ जाएगा। फिर आप t की जगह पे RC डाल दो, फिर t की जगह पे 10RC डाल दो। तो ये क्वाइट सिंपल है। जैसे ही यहाँ पे t का वैल्यू 0 डालोगे, e का पावर 0 हो जाएगा, और किसी भी क्वांटिटी का पावर 0 क्या होता है, 1 रिजल्ट करता है। तो वही I/RC यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे बोल रहा है t का पावर RC, जैसे ही t की जगह पे RC डालोगे तो RC/RC कट जाएगा, e का पावर -1 हो जाएगा, तो -I0/RCe हो जाएगा। और इसी तरह से आप 10 का भी निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। होपफुली आप ये क्वेश्चन समझ पाए होंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, लेकिन कंसेप्ट यही था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के लिए निकालना था, अलग अलग टाइम के वैल्यू पे। करंट की वैल्यू नहीं निकालनी थी, है ना। करंट की वैल्यू अगर पूछ दी हुई थी तो करंट की वैल्यू में कुछ नहीं करना था, डायरेक्ट आप टाइम का वैल्यू पुट कर देते। अब सेकंड कंसेप्ट हमने पढ़ा था मैक्सिमा एंड मिनिमा से रिलेटेड। तो बोल रहा है फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ फंक्शन y = x + 1/x। एक फंक्शन दिया है y = x + 1/x। इसमें y क्या है, x के वैरी करने पे y अपना वैल्यू चेंज कर रहा है। यहाँ पे एक क्लॉज लगाया गया है, फॉर x इज ग्रेटर देन 0, मतलब आपका जो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू है, x लेस देन 0 वाला आपको नहीं कंसीडर करना है। अगर x लेस देन 0 से कोई वैल्यू आता भी है मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट पे, तो वो आपको आंसर में नहीं बताना है, आपको आंसर में सिर्फ x ग्रेटर देन 0 पे ही बताना है। ओके, तो चलिए y = x + 1/x अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो हमको पता है मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता था, dy/dx को 0 करना पड़ता था, क्योंकि ये जो रेट चेंज है, ये जिस पॉइंट पे 0 होता है वहीं पे मैक्सिमम और मिनिमम होता है। आपको याद आ रहा होगा, ये कर्व मैक्सिमम पॉइंट हो या फिर मिनिमम पॉइंट हो, यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ कर्व क्या होता है, 0 होता है, या फिर स्लोप भी क्या होता है, 0 होता है। तो वही dy/dx अगर आप कीजिएगा x + 1/x का, तो आपको पता है फिर से डेरिवेटिव के लिए, अगर d/dx कोई फंक्शन u + v है, तो पहले फंक्शन u का डेरिवेटिव निकाल देते हैं, फिर फंक्शन v का डेरिवेटिव निकाल देते हैं। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे हम लोगों ने लगाया है। ओके, तो जब x का डिफरेंशिएशन करोगे तो dx/dx 1 आ जाएगा, और x 1/x को x का पावर -1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट लगा दोगे, x का पावर n वाला, तो क्या होता है n × x का पावर n-1, ये आता है। तो n यहाँ पे क्या है, -1, तो -1 बाहर आ गया। ओके, और x का पावर n-1, तो -1 तो क्या हो जाएगा, -2। तो होपफुली ये समझ पाए होगे कैसे डिफरेंशिएट करके लाए। तो हमारा जो dy/dx है वो क्या निकल के आया, 1 - 1/x²। अब आपको पता है कि y मैक्सिमम और मिनिमम कब होगा, जब आपका dy/dx 0 के बराबर होगा। आपने dy/dx का वैल्यू यहाँ से क्या लाया है, 1 - 1/x²। अब जब आप इसको बराबर करोगे तो क्या पाओगे, 1/x² = 1, मतलब x² = 1। तो यहां से x क्या हो जाएगा, आपका ±1। होपफुली आप इस चीज को समझ पाए होंगे। यहाँ पे से स्क्वायर जब इधर जाता है तो प्लस माइनस दोनों साइन आता है ना। अब देखिए, अब जो है आपका x -1 क्या वैलिड है,
यहाँ पे पहले ही क्वेश्चन दिया है कि x की जो भी वैल्यू होगी आपको 0 से ग्रेटर पे लेना है, तो -1 वाला तो वैलिड ही नहीं है। तो मैक्सिमा और मिनिमा का जो भी पॉइंट आपके पास है वो क्या है, x इज इक्वल टू 1 पे है। तो चलिए x इज इक्वल टू 1 पे हम y का वैल्यू निकालते हैं, तो y इज इक्वल टू 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x क्या आ गया, y इज इक्वल टू 2। अब बोलोगे कि क्या सर x इज इक्वल टू 0 यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो नहीं। क्यों नहीं पुट कर सकते हैं x इज इक्वल टू 0 पॉजिटिव में भी, क्योंकि जैसे ही आप 0 प्लस 1 बाई 0 करोगे तो 1 बाई 0 ये वाला टर्म क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, और इन्फिनिटी प्लस 0 फिर ये बहुत लार्ज टर्म आ जाएगा जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम हमारा x इज इक्वल टू 1 पे आ रहा है। अब देखो तो फिर इसका मिनिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है, तो मिनिमम वैल्यू अगर इंटीजर की बात करें तो y इज इक्वल टू 1 ही पॉसिबल है। ओके, होपफुली आप इस चीज को समझ पाए होंगे। y इज इक्वल टू 0 क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि y इज इक्वल टू 0 करने के लिए आपको ये दोनों क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। आप कोई भी वैल्यू पुट कर दो x का 2 से कम में, तो यहाँ पे क्या होगा, y की वैल्यू 0 आएगी ही नहीं, तो y की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ये इंटीग्रेशन से रिलेटेड है। आपको पता है एरिया अंडर द कर्व के लिए क्या करते हैं हम लोग, इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ये एक कोई कर्व है जिसका की एक्सप्रेशन दिया हुआ है y इज इक्वल टू 3x² प्लस 6x प्लस 7। ठीक है, अब बोल रहा है ये x एक्सिस के बीच में कितना एरिया बनाएगा, x इज इक्वल टू 5 से लेकर के x इज इक्वल टू 10 के बीच में। तो आपके पास इक्वेशन दे दिया हुआ है और एरिया बाउंडेड निकालना है x एक्सिस एट x is equal to 5, x is equal to 10 and the curve। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस कर्व को x is equal to 5 से लेकर के x is equal to 10 तक इंटीग्रेट करेंगे। तो फिर क्या होगा, हमको इसके अंदर का एरिया आ जाएगा। यही कंसेप्ट तो हम क्या करते थे वहां पे कन्वेंशनल से, हम लोग बताएं कि कैसे फॉर्मूला निकाल रहे हैं इंटीग्रेशन का, वहां पे आपको बताए थे। वही कंसेप्ट है कि ये एरिया निकालने के लिए हम यहां से यहां तक इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट कर रहे हैं हम लोग 3x² प्लस 6x प्लस 7 dx को, कहां से 5 से लेकर के 10 तक। अब यहाँ पे देखो आपको पढ़ाया गया था कि डिफरेंशिएशन अगर u प्लस v का निकालते हैं तो क्या कर देते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ u प्लस d बाई डी एक्स ऑफ v। अब यहाँ पे u और v के साथ मान लेते हैं एक और टर्म जुड़ गया 7। ओके ओके ओके, एक सेकेंड, यहाँ डिफरेंशिएशन हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में भी आपको पता है कि अगर दो टर्म का हम लोग सम में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो दोनों को हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। तो दो की जगह अगर हम लोग 3 टर्म भी कर दे, u प्लस v प्लस z, ये u है, होपफुली आप समझ पा रहे होंगे, u प्लस v प्लस z, और इसका भी इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इसको भी आप अलग अलग कर सकते हैं। पहले u का इंटीग्रेशन, फिर इंटीग्रेशन ऑफ v, फिर इंटीग्रेशन ऑफ z, है ना, एंड लास्टली इस तीनों को आप ऐड कर लो। तो वही चीज हमने किया है। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टर्म 3x², सेकेंड टर्म 6x एंड थर्ड टर्म 7। अब देखिए 3x² का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो कांस्टेंट टर्म 3 बाहर आ गया। ओके, आपको इंटीग्रेशन में x का पावर n के लिए क्या फॉर्मूला था, x का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, वही अप्लाई कर दिए हम। तो x का पावर n प्लस 1 मतलब 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, x का पावर 3 डिवाइडेड बाई 3। फिर यहाँ पे 6, एक सेकेंड, ये 6 होगा x² बाई 2। ओके, यहाँ पे 6 बाहर आ गया तो क्या हो गया, x का पावर 2 डिवाइडेड बाई 2। एंड फिर ये 7 जो है कांस्टेंट टर्म है। आपको पता है इंटीग्रेशन में कोई भी कांस्टेंट टर्म को इंटीग्रेट करते हैं तो उसके साथ एक वेरिएबल x आ जाता है, और इसका लिमिट कितना है 5 to 10। सारे ही केस में लिमिट कितना लेना है 5 to 10। तो x का वैल्यू इसमें 10 डालिए, फिर उसके बाद x का वैल्यू 5 डालिए, दोनों को घटा दीजिए, वापस इसमें वही करना है, इसमें वही करना है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो होपफुली 1135 स्क्वायर यूनिट आएगा। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ये बुक में शायद एरर लिख दिया था इंटीग्रेशन करने में। 6x का इंटीग्रेशन करिएगा तो क्या हो जाएगा, 6x² बाई 2 हो जाएगा। इसको आप 3x² भी लिख सकते हैं। तो होपफुली इससे आपका रिजल्ट में थोड़ा सा अंतर पड़ सकता है, एक बार करके देख लीजिएगा। नॉर्मल एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन है ना, बेसिक कंसेप्ट आप इंटीग्रेशन का इसमें समझ गए कि क्या करना है एंड फॉर्मूला कौन सा लगाना है। यहाँ पे थोड़ा सा एरर था। ओके, आपके पास एक लास्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल में लेकर के आया हूं। मोमेंटम p
जो है पार्टिकल का वो टाइम के अकॉर्डिंगली इस रिलेशन के हिसाब से चेंज कर रहा है। मतलब dp by dt रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आपका दिया हुआ है 10n plus 2n पर सेकेंड 2n अपॉन s इंटू टी। ओके, तो यहाँ पे आपको dp by dt दे रखा है, ये आपका न्यूटन है, ये न्यूटन पर सेकेंड है और ये टाइम है, वो फुली यूनिट ही है ना। ओके, तो मोमेंटम जो है आपको पहले ही क्वेश्चन में दे रखा है कि t इज इक्वल टू जीरो पे क्या है, जीरो है। तो मोमेंटम इज जीरो एट t इज इक्वल टू जीरो। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है व्हाट विल बी मोमेंटम एट t इज इक्वल टू 10 सेकेंड, है ना। तो अब देखो, आपको जब एक चीज बताया था मैंने लास्ट क्लास में, उसमें बताया था कि अगर कोई क्वांटिटी स्मॉल f है, इसको मैं इंटीग्रेट कर दूं, तो इंटीग्रेट करने के बाद ये क्वांटिटी अगर कैपिटल F बन जा रही है, तो वापस से अगर मैं कैपिटल F इस क्वांटिटी को अगर डिफरेंशिएट कर दूं, तो ये क्या आ जाएगा, हमारा क्वांटिटी स्मॉल f आ जाएगा। मतलब रेट जो है वो ओके, अगर किसी चीज का रेट है स्मॉल f, तो उस चीज को इंटीग्रेट करेंगे तो वापस से कैपिटल F आ जाएगा। तो वही कंसेप्ट मैं यहां लगा रहा हूं। देखिए, आपके पास dp by dt रेट दे रखा है मोमेंटम की चेंज का, तो आपको जब मोमेंटम निकालना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे। तो मोमेंटम आपको कहां निकालना है, t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे, तो अपर लिमिट हमने 10 सेकेंड ले लिया, एंड आपको एक लोअर लिमिट के तौर पे आपको पता है t इज इक्वल टू जीरो पे मोमेंटम की वैल्यू जीरो है, इसलिए आपने दूसरा वाला क्या ले लिया, जीरो ले लिया। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे भी uv वाला कंसेप्ट लगा दोगे, ये न्यूटन ही है, ये न्यूटन पर सेकेंड इंटू टाइम ही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 एंड ये क्या हो जाएगा 2t। यहाँ पे भी आप u प्लस v वाला कंसेप्ट लगा रहे हो। इंटीग्रेशन में u प्लस v में क्या करते हैं, पहले u को इंटीग्रेट करते हैं, फिर v को इंटीग्रेट करते हैं। जब आप 10 क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसको इंटीग्रेट करोगे तो इसके साथ एक वेरिएबल t आ जाएगा, इसको 0 से 10 कर दो। फिर 2 के साथ एक t है, तो 2 कांस्टेंट क्वांटिटी आपका बाहर आ गया, और t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t का पावर n प्लस 1, मतलब 1 प्लस 1 2 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 2, तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2। अब इसमें आप क्या करिएगा, 10 इंटू 10 माइनस 1 प्लस 2 बाई 2, ये कैंसिल हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर माइनस 1। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, कितना आ रहा है 10, कितना हो गया आपका 90, कुछ गड़बड़ दिख रहा है सॉल्यूशन। 2 इंटू 10 स्क्वायर 100, यहाँ पे तो आया आपका 100, और यहाँ पे आया 10 इंटू 10 आपका 100। ओके फाइन, तो क्या हो जाएगा 100 प्लस 100 200, सही है। तो 100 प्लस 100 200 केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक्चुअली ये केजी मीटर पर सेकेंड है क्या, वही है आपका न्यूटन सेकेंड। तो क्या होता है, न्यूटन केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, सेकेंड से सेकेंड कटा है तो केजी मीटर पर सेकेंड बच गया, है ना। तो यहाँ पे देखा आपने कि मोमेंटम का रेट चेंज दिया हुआ था और मोमेंटम की वैल्यू पूछ दी हुई थी, तो आपको क्या करना पड़ा, इंटीग्रेट करना पड़ा। रेट निकालना है तो डिफरेंशिएट करना है, अगर रेट दिया हुआ है वापस किसी वैल्यू में आना है तो फिर आपको इंटीग्रेट करना है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जिससे कि आपको पता चला कि फिजिक्स में कैसे आप डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड मैक्सिमा मिनिमा का इस्तेमाल कर करके वैल्यूज को फाइंड कर सकते हो। तो ये जो आपका कंसेप्ट है, ये फिजिक्स के हर चैप्टर में आपको कहीं भी इस्तेमाल करने को पड़ सकता है, तो इसलिए आप इस पे खूब सारा प्रैक्टिस कीजिए। HC वर्मा एंड और सारे बुक पे इस पे खूब सारे न्यूमेरिकल भी दिए हुए हैं, तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। जो भी डाउट हो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम जरूर बताएंगे। नेक्स्ट क्लास से अब हम लोग काइनेमेटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पे हमारा फर्स्ट दोनों चैप्टर जो कि बेसिक है आपका, वो दोनों कंप्लीट होता है, यूनिट एंड डायमेंशन एंड वेक्टर। इसके साथ साथ जो मैथमेटिकल कंसेप्ट है वो भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो थैंक यू सो मच, स्टे एट होम एंड स्टे सेफ।